हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल जेएस इंग्लिश क्लासेस। तो आज हमारी दूसरी वीडियो है। एक्चुअल में अपन पढ़ रहे थे टेंस, और टेंस से पहले हम सेंटेंस को क्लैरिफाई कर रहे थे। ठीक है, सेंटेंस के हमने बेसिक एलिमेंट्स पढ़े, जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। किसके बारे में? वर्ब। स्टूडेंट्स, वर्ब जो है ना, ये टेंस का मेन कंसेप्ट है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि टेंस हमारा पूरी तरह से वर्ब पर आधारित है। किस पर आधारित है? वर्ब है। वर्ब नहीं है तो वो टेंस नहीं है, वर्ब नहीं है तो सेंटेंस नहीं है, सेंटेंस नहीं है तो कोई टेंस नहीं है। ठीक है, बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं बन सकता है, बिना वर्ब के किसी टेंस की पहचान नहीं है। तो वर्ब जो है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सेंटेंस के अंदर। ठीक है, वर्ब में भी हमारा क्या होता है, दो तरह की होती है बेसिकली। एक तो होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है हमारी मेन वर्ब। एक तो होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मेन वर्ब। सेंटेंस में यदि इनके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये हमेशा सिंपल सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद में यूज होती है। वर्ब कहाँ यूज होती है? सब्जेक्ट के बाद में। यानी इसकी जो पोजीशन होती है वो सिंपल सेंटेंस में सेकंड नंबर पे होती है। फर्स्ट पे आपका सब्जेक्ट होता है, उसके बाद सेकंड पे आपका वर्ब होता है। यदि सेंटेंस में टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाना आवश्यक है तो हेल्पिंग वर्ब हमारी वर्ब से पहले लग जाएगी। यानी किसी सेंटेंस में हमको टेंस के अनुसार, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है तो जो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारी जो मेन वर्ब है अकॉर्डिंग टू टेंस लग जाएगी। वर्ब की अलग अलग फॉर्म होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, तो वो तो जब हम टेंस पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे कि कौन से टेंस के अनुसार कौन सी वर्ब आती है। अपन बेसिक कंसेप्ट देख रहे हैं कि वर्ब की हमारी पोजीशन कहाँ है। ठीक है, तो वर्ब की हमारी पोजीशन सेकंड नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे अपना सब्जेक्ट होता है, सेकंड नंबर पे अपना वर्ब होता है। ठीक है, वर्ब बेसिकली आप जानते ही हैं बच्चों कैसी होती हैं। जैसे अपनी ईट है, ठीक है, ये आपके सामने मैंने कुछ वर्ब्स लिखी हैं। ईट, कम, गो, प्ले, सिंग, वीप, लाफ, डांस, स्विम, टीच, रीड, मैनी मोर। बहुत सारी वर्ब्स हैं। ठीक है, वर्ब्स आप जानते हैं क्या होता है। वर्ब्स का मतलब है कोई क्रिया। वर्ब्स का मतलब क्या होता है? कोई क्रिया। कहने के मतलब वाक्य में जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट क्या करता है? वो कोई ना कोई क्रिया करता है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या करता है स्टूडेंट्स? कोई ना कोई क्रिया करता है। तो सब्जेक्ट के द्वारा की गई जो क्रिया होती है ना, जो घटना होती है, वही हमारी क्या कहलाती है? वर्ब। वर्ब बराबर देखें तो क्या कह सकते हैं अपन? एक्शन। ठीक है, ये देखिए स्टूडेंट्स, वर्ब इक्वल टू एक्शन। वर्ब और एक्शन एक ही बात होती है। तो कर्ता के द्वारा किया गया कार्य, क्रिया क्या होती है? कर्ता के द्वारा किया गया कार्य। मैं लिख देता हूं, एक मिनट आपके लिए डेफिनेशन। वर्ब का मतलब होता है कर्ता के द्वारा किया गया कार्य। यदि वाक्य में कोई भी करता है, जैसे राम इज गोइंग टू मार्केट। ठीक है, राम इज गोइंग टू मार्केट, तो इसमें राम क्या कर रहा है? बाजार जाने का काम कर रहा है। ठीक है, कोई खाना खा रहा है तो ईट माने खाना खाना, कम माने आना, गो माने जाना, प्ले यानी खेलना। यानी जितने भी हिंदी में जितने भी शब्द और जिनके पीछे नाना लगा रहता है ना, वो सारे हमारी क्या होती हैं? क्रियाएं होती है। बेसिक बात क्या है स्टूडेंट्स की हमको ये ध्यान रखना है कि वर्ब का हमको यूज कहाँ करना है, वर्ब की पोजीशन कहाँ है। वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही आएगा, ये ध्यान रख लेना, और ऑब्जेक्ट से पहले आता है। वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है और ऑब्जेक्ट से पहले आता है। ठीक है, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब से भी पहले आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना, ये वर्ब की पोजीशन है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूँ जिसमें आप बताएंगे कि, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। पहला एग्जाम्पल है शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। शी इज सिंगिंग, शी सब्जेक्ट है, वह क्या कर रही है? सिंगिंग, गा रही है। ए सॉन्ग यानी गाना, वह गाना गा रही है। तो शी जो है करता है, वो क्या क्रिया कर रही है? गाना गाने की क्रिया कर रही है। क्या कर रही है? गाना गाने की। सॉन्ग को सिंग कर रही है, सिंग माने गाना। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हुई? हमारी वर्ब हुई। दूसरा देखिए, दे हैव गॉन। ठीक है, दे क्या है? सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आया है हेल्पिंग वर्ब आई है और ये मेन वर्ब आई है। ठीक है, तो पोजीशन देखिए आप, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आती है आपकी? अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, और नहीं तो मेन वर्ब तो आती है। तो आपकी वर्ब की जो पोजीशन होती है वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद होती है। दे हैव गॉन, ये हमारी वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तीसरा सेंटेंस देखिए, यश एंड आशु। यश एंड आशु दोनों मिलाकर के एक सब्जेक्ट ही कहलाएंगे ये। प्ले कैरम। ठीक है, प्ले कैरम,
यश एंड आंसू दोनों क्या खेलते हैं, कैरम खेलते हैं। तो कौन सी क्रिया करते हैं वो, कैरम को खेलने की क्रिया करते हैं। तो प्ले हमारे क्या होता है, खेलना, तो ये हमारी वर्ब है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वर्ब्स को आप समझ लीजिए। वर्ब्स बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सेंटेंस का। इसके बगैर कोई सेंटेंस नहीं बनता है, ना ही इसके बगैर किसी भी टेंस का कोई एग्जिस्टेंस होता है, कोई अस्तित्व नहीं होता है। इसके अलावा वर्ब के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप ये समझिए, ठीक है, एस एस इक्वल टू एस वी और पी एस इक्वल टू पी वी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सिंगुलर सब्जेक्ट बराबर सिंगुलर वर्ब। कहने का मतलब यदि वाक्य में सब्जेक्ट सिंगुलर का है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर की ही आएगी। चाहे हेल्पिंग वर्ब हो वो भी सिंगुलर की आएगी। और यदि हमारा सब्जेक्ट ही प्लूरल है, पी का मतलब प्लूरल, तो फिर हमारी वर्ब भी प्लूरल की ही आएगी। तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। आप एक एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं, शी सिंगुलर है तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आई है, वो भी क्या है अपनी सिंगुलर की है। दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके बाद हमारी जो हेल्पिंग वर्ब आई है, क्योंकि गॉन तो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो एक जैसी रहती है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब से हम डिफरेंस करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब कैसी है, प्लूरल की है, क्योंकि सिंगुलर होती है हैज। ठीक है, तो है प्लूरल आ गई। यश एंड आंसू दो लड़के हैं, दोनों मिला करके कर्ता बन रहा है, बहुवचन करता है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ क्या कर दिया, प्ले। और एक वचन होता है, एक ही लड़का होता है, या तो यश होता है या आंसू होता है, तो प्लेस करते, क्या करते हैं, प्लेस, एक वचन क्रिया, यानी कि बहुवचन करता बहुवचन क्रिया, एक वचन करता तो एक वचन क्रिया। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्ट की तरफ। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कर्म। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कर्म। इसकी एक परिभाषा है, छोटी सी डेफिनेशन है, कर्ता द्वारा की गई क्रिया से जो प्रभावित हो। कर्म कौन होता है वाक्य में, कर्ता द्वारा की गई क्रिया से जो प्रभावित हो उसे कर्म कहा जाता है। चाहे वो कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई भी नाउन हो सकती है, कोई भी थिंग हो सकती है, कोई वस्तु हो सकती है। कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई भी नाउन हो सकती है। नाउन में आपके सारे नेम्स आ सकते हैं, किसी का भी, राम, मोहन, सीता, गीता, सारे आ सकते हैं। पर्सन्स में इसके अलावा आपकी जो प्रोनाउन होती हैं, ठीक है, और प्रोनाउन के जो ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस। तो कर्म कैसे होते हैं वाक्य में, सबसे पहली बात तो इनकी पोजीशन देखिए। पोजीशन कहाँ होती है, ऑब्जेक्ट जो होता है अगर वाक्य में है तो हमेशा वर्ब के बाद में यूज होगा। वो कहाँ यूज होगा, हमेशा उसकी सबसे जो प्रॉपर प्लेस होती है वो वर्ब के बाद में यूज करना चाहिए उसको, वो उसकी सबसे सटीक और सही जगह होती है। कर्म हमारा कोई पर्सन हो सकता है, कोई नाउन हो सकती है, कोई थिंग हो सकती है, वस्तु हो सकती है, कोई बुक है, पेन है, ठीक है, कोई भी चीज़ हो सकती है। मान चलो ये डस्टर है, ये अपने आप में क्या है, ये कर्म है। जैसे आई एम रबिंग द बोर्ड, ठीक है, या आई एम यूजिंग ए डस्टर, ठीक है, तो मैं क्या यूज कर रहा हूँ, मैं डस्टर यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमेशा क्या याद रखना है अपने को कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो कर्ता के द्वारा की गई क्रिया से प्रभावित होता है। ठीक है, मैं इसको यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब इस पर असर पड़ रहा है। ठीक है, तो ये कर्म हो गया। आपके प्रोनाउन के जितने भी ऑब्जेक्टिव केस है, जैसे मी है, यू है, हिम है, हर है, देम है, अस है, इट है, ये भी अपने सारे क्या कहलाएंगे, ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। ठीक है, इनके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने 3 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, 1, 2 और 3। मैं तीनों को पढ़ के बताता हूँ। आई एम यूजिंग ए पेन, अपन सब्जेक्ट को पढ़ चुके हैं, सब्जेक्ट पहचान लिया। ठीक है, अपन वर्ब को पढ़ चुके हैं, वर्ब पहचान ली। वर्ब के तुरंत बाद जो यूज हो रहा है वो अपना क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आई एम यूजिंग ए पेन, मैं एक पेन यूज कर रहा हूँ। क्या यूज कर रहा हूँ, मैं पेन यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये पेन हमारा क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। दूसरा देखिए, सी सब्जेक्ट है, टच वर्ब है, हिम ये क्या है, अपना ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये एक प्रोनाउन से बनने वाला ऑब्जेक्ट है। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। उसने उसे छुआ। ठीक है, तो किसने किसे छुआ, उसने उसे छुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हिम अपना ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में देखिए, दे प्लेड क्रिकेट, उन्होंने क्रिकेट खेली। ठीक है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। उन्होंने क्या किया भाई, क्या खेला, क्रिकेट खेला। तो इनके द्वारा, इन तीनों के द्वारा की गई क्रियाओं से इन पर असर पड़ा है। ठीक है, इन 3 पर असर पड़ा है। तो ये तीनों क्या हो गए, अपने आप में ऑब्जेक्ट हो गए। इसके लिए मैं आपको सबसे एक आसान और एक सरल तरीका बताता हूँ ऑब्जेक्ट को पहचानने का। आप कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ, कोई भी वाक्य लिखा हुआ, उसमें आप 2 प्रश्न पूछ के देखिए, एक तो क्या और एक होता है किसको। ठीक है,
क्या और किसको। इंग्लिश में बोले तो व्हाट एंड whom, ठीक है। व्हाट माने क्या, whom माने किसको या किसे, ठीक है। आप जैसा सेंटेंस होता है उसमें से इन दोनों में से किसी एक को प्रश्न लगा के पूछ लीजिए, अपने आप ही ऑब्जेक्ट का आंसर निकल आता है। देखिए पहला सेंटेंस, आई एम यूजिंग ए पेन, मैं एक पेन यूज कर रहा हूँ। क्या यूज कर रहा हूँ भाई, पेन, तो पेन ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। शी टच्ड हिम, उसने उसे छुआ, उसने किसको छुआ या किसे छुआ, हिम, तो ये भी अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। तीसरा देखिए, दे प्लेड क्रिकेट, उन्होंने क्रिकेट खेली, उन्होंने क्या खेला, क्या खेली, क्रिकेट खेली, तो क्या का आंसर क्या निकला यहाँ पे, क्रिकेट। तो जब भी हमारे सेंटेंस में क्या और किसको का जो आंसर निकल के आता है ना स्टूडेंट्स, वही हमारा क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा सेंटेंस के बेसिक एलिमेंट्स का टॉपिक खत्म हुआ। एक वीडियो में हमने सब्जेक्ट पढ़ा था, आज की इस वीडियो में हमने वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों को क्लियर कर लिया है। आई होप दैट यू हैव वेरी वेल अंडरस्टूड दोज एलिमेंट्स, ठीक है। आपके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई समस्या आई है आपको समझने में, तो इस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देखिए, ठीक है। और आप मेरे से कमेंट में लिख करके, पर्सनली मेरे से कांटेक्ट करके आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं अपना मोबाइल नंबर लिख देता हूँ, व्हाट्सअप नंबर, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप से भी कांटेक्ट करके अपनी कोई भी इंग्लिश संबंधी प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो का एंड करते हैं, और एंड करते वक्त फिर एक बार आपसे कहना चाहूँगा स्टूडेंट्स, मेरे चैनल्स को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है। मैं अपने चैनल का नाम लिख दे, ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है JS इंग्लिश क्लासेज। आप यूट्यूब पे जाइए, इस चैनल को सर्च कीजिए, उस पर तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन बना है, ठीक है, एक घंटे का निशान बना होगा, उसको क्लिक कीजिए। जैसे आप उसको क्लिक करेंगे और जो भी मैं वीडियो डालूंगा वो तुरंत ही आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में आएगी। मेरी हर वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जो ग्रामर के लर्नर्स हैं, जिनको अभी बहुत ही ज़्यादा वीकनेस महसूस होती है, ठीक है। अपन बिल्कुल बेसिक लेवल से चल रहे हैं स्टूडेंट्स, और मैं अपना फुल एफर्ट देने के लिए प्रयास कर रहा हूँ कि भाई आपको पूरी तरह से आपको मैं सेटिस्फाई कर सकूँ अपनी टीचिंग से। और आशा करता हूँ आपको बिल्कुल ये वीडियो पसंद आई होगी।